Singh Dhoni gets the award. T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया। हर नींव की धड़कन मोयरा सरिया सीआरएस की शक्ति के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय चैनल डीजियाना न्यूज और हमारे इस खास शो T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया हर न्यू की धड़कन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम हमारा कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें कि ग्वालियर में पत्रकारिता पुरस्कार का बड़ा समारोह जारी है। डीजियाना उद्भव राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान समारोह की तरफ से उत्कृष्ट पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ जनों का वहां सम्मान किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और डीजियाना न्यूज के एमडी तेजिंदर सिंह गुमन जी मौके पर मौजूद हैं और वहां पर पत्रकारों का सम्मान किया गया। सीधी तस्वीरें हमने आपको बताई और इस कार्यक्रम के बाद एक बार फिर हम ग्वालियर का रुख करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट और उससे जुड़े दिलचस्प पहलुओं पर, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भारत का अध्याय समाप्त हो चुका है। भारतीय टीम अब आगे इस टूर्नामेंट में सफर नहीं कर पाएगी। कल न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज करके कहीं ना कहीं जो आखिरी उम्मीद थी भारतीय टीम की इस टूर्नामेंट में जीवित रहने की, अपने आप को आगे बढ़ाने की, वो उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और अब यह तय हो गया है कि वो कौन सी 4 टीमें हैं जो सेमीफाइनल में पहुंचेगी। लेकिन यह बड़ा मायूसी भरा दौर हम लोगों के लिए रहा कि इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अब आगे हमें मुकाबलों में दिखाई नहीं देगी। हमारे साथ हमारे खास एक्सपर्ट सुखदेव सिंह गुमन सर मौजूद हैं, आईडीसीए के वरिष्ठ सदस्य हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। सर, पहले हम बात कर लेते हैं कल की, क्योंकि आज भारत का मैच भले ही नामीबिया से हो, लेकिन इस मैच से हमें कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि इसका कोई मतलब भी यहाँ पर दिखाई नहीं देता। भारतीय टीम बाहर हो चुकी है, लेकिन सर कल हम उम्मीद कर रहे थे कि अफगानिस्तान टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। नहीं, डेफिनेटली देखिए, जिस तरीके का क्रिकेट अफगानिस्तान खेल रहा है और T20 में वो लोग स्पेशलिस्ट हैं और रिसेंट पास में हम देखें तो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस करी हैं और हमें पूरी उम्मीद थी कि दुबई का विकेट जो है स्लो स्लगिश स्पिनिंग ट्रैक है, उसके ऊपर अफगानिस्तान के बॉलर्स को मदद मिलेगी और बैट्समैन भी वहाँ अच्छा कर पाएंगे। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है आबू धाबी में 12 मैचेस में से 9 मैचेस उन्होंने जीते थे, तो हम सब लोग बहुत होपफुल थे कि कल एक अच्छा मैच होगा। परंतु कल जो एक विकेट था वो इन सब पिचेस के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट था। कल हमने देखा किस तरह से न्यूजीलैंड के बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को रादर पे सीमर्स को, फास्ट बॉलर को हेल्प मिल रही थी और स्ट्रोक मेकिंग बहुत मुश्किल हो रही थी। और वहीं पे स्पिनर्स को न्यूजीलैंड ने अभी तक जितने मैचेस जीते उनके 2 स्टार स्पिनर्स सेंटनर और सोडी के दम पे जीते। और कल अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपना 4-4 ओवर का कोटा भी पूरा नहीं किया। दोनों स्पिनरों से 2-2 ओवर कराए गए और जो 6 बॉलर था उससे 4 ओवर करा के केन विलियमसन ने अपना बॉलिंग कोटा पूरा किया। परंतु तारीफ करनी होगी न्यूजीलैंड थिंक टैंक की और केन विलियमसन की कि उन्होंने एक बल्लेबाज के लिए रणनीति बना रखी थी। कौन से बल्लेबाज की क्या शॉर्टकमिंग है उसको उस शॉर्टकमिंग पे खिलाया और बिल्कुल भी किसी बैट्समैन को चलने नहीं दिया। सिर्फ नजीबुल्लाह की अगर हम बात करें तो वो 73 रन बनाए और एक मीगर सा छोटा सा स्कोर 128 रन का दिया गया टारगेट के लिए, जो न्यूजीलैंड जैसे परिपक्व बैटिंग लाइनअप, बहुत स्टेबल बैटिंग लाइनअप है उनका। और अगर आप देखेंगे तो कल भी और इस पूरे टूर्नामेंट में अगर हम बोलें तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग बहुत ही उच्च दर्जे की रही। उन्होंने हर गेम को प्लान करके खेला और बारिंग एक मैच, वो पाकिस्तान से एक मैच हारे, अदरवाइज उन्होंने सारे मैचेस जीते। इंडिया से मैच जीता, उसके बिना तो छोटी कंट्रीज थी। कल हम अफगानिस्तान पे बैंक कर रहे थे, जो हो ना सका। और इसके साथ साथ ही इंडिया का वर्ल्ड कप का सफर यहीं खत्म हो गया। और उसके साथ साथ आज का जो एक मैच है उसमें जो एक जोड़ी विराट कोहली और रवि शास्त्री की थी उनका भी क्रिकेटिंग अध्याय T20 तक का, जहां हम बोलेंगे कि रवि शास्त्री एज ए कोच और विराट कोहली एज ए कैप्टन ऑफ T20 इंटरनेशनल इंडियन टीम, वो कहीं ना कहीं आज के मैच के साथ साथ समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ एक बात
दिलचस्प रही है कि जो संडे रहा है वो इंडिया टीम के लिए सेट डे रहा है जब से टूर्नामेंट चालू हुआ है, क्योंकि पहला मुकाबला संडे को पाकिस्तान के खिलाफ था, 10 विकेट से भारतीय टीम वहां पराजित हुई। उसके बाद अगला मुकाबला भी रविवार को ही था न्यूजीलैंड के खिलाफ, तब भारतीय टीम 8 विकेट से शिकस्त करारी उसे झेलना पड़ी। और कल भारत का मैच नहीं था, लेकिन उम्मीदें कल उसी तर्ज पे थी जैसे कि पहले 2 संडे की थी। अफगानिस्तान की टीम की जीत की दुआएं देश भर में जारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो दुआएं सफल नहीं हो सकी। लेकिन सर, यहाँ पर भारतीय टीम की क्या खामियां आपको लगती है जिसके चलते कहीं ना कहीं एक इतने बड़े टूर्नामेंट में, क्योंकि 2007 के बाद जहां तक मुझे ध्यान है कि भारतीय टीम कभी भी आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल से पहले बाहर नहीं हुई है, तो ये बड़ा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू रहा हम सभी के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए। कहां कमजोरी मानते हैं, कहां कमियां मानते हैं? रादर अभिषेक, मैं तो बोलूंगा 2013 के बाद में कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट अभी तक इंडिया ने नहीं जीता है, और ये लगभग मानिए कि 9 साल का अंतराल है, एक बहुत लंबा अंतराल है। और हिंदुस्तान जैसी टीम अगर आईसीसी के टूर्नामेंट में नहीं जीतेगी, जो हॉट फेवरेट है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में इस वक्त। और जहां तक हम संडेज की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि डेज मैटर नहीं करते हैं, ये मैटर करता है कि आपके प्लेयर कैसा परफॉर्म करते हैं। और जहां तक अगर हम हमारी टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी जो T20 इंटरनेशनल के कैप्टनसी को लेकर चल रही थी, जो 2 खेमे दिख रहे थे कि रोहित शर्मा का एक अलग खेमा दिख रहा था और विराट कोहली का थोड़ा अलग दिख रहा था, तो कहीं ना कहीं एक ये असमंजस। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जब आप बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं तब भी वो आपको कॉम्प्लेसेंसी आती है कि हम बहुत तैयार हैं, और कहीं ना कहीं यूएई जैसी कंट्री में क्रिकेट खेलना बहुत टफ है। मार्टिन गप्टिल ने उस दिन 94 रन बनाए और अगले दिन उनका ट्वीट था कि वो 4.4 kg उनका वेट लॉस हुआ, क्योंकि आपको स्वेटिंग बहुत होता है वहां पे, ह्यूमिड कंडीशन है, टेम्परेचर ज्यादा है, स्वेट बहुत होता है। हमने सब प्लेयर्स को देखा कि किस तरीके से उनकी जर्सियां जो हैं वो भीगी हुई होती है। जब स्वेट आउट होता है, एनर्जी बर्न आउट होती है, ड्रेन होती है, आप उस ताकत के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। और 2020 तो एजाइल, ताकत, आपका एटीट्यूड, आप जितनी भी चीजें इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो जरूरी हैं। और जिस लेवल का क्रिकेट हो चुका है, हमने देखा किस तरह से बाउंड्री के ऊपर जो 6 रन होना चाहिए उसमें बैट्समैन आउट हो रहे हैं, या तो कैच हो रहे हैं या उसको रोक दिया जाता है कि वो 6 की जगह 1 या 2 रन होता है। जो जितनी फिजिकल कैपेबिलिटीज डिमांड करती है 2020, उसके हिसाब से इस तरह की हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन जो है वो प्लेयर्स को ड्रेन आउट करती हैं। और सेकेंडली मुझे कुछ और भी लगा कि एक लैक ऑफ गाइडेंस जो पहले 2 मैच आ रहे हैं। क्यों, देखिए आप कंडीशंस को हमेशा गलत नहीं बोल सकते हैं, उसका शोल्डर लेके कराई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कंडीशन हर टीम के लिए होती हैं। सिर्फ भारत के लिए वो कंडीशन ऐसी नहीं थी। हमने देखा किस तरह से इंग्लैंड उस कंडीशन में फंसा। उन्होंने अपने आप को पहले 5, 7, 10 ओवर तक बहुत आराम से खेला। जब मुश्किल कंडीशन थी, जैसे जैसे कंडीशन फेवरेबल होती चली गई, उन्होंने उठाकर 180-90 रन बना दिए। पाकिस्तान ने कल बैटिंग करा, उन्होंने भी यही किया। पाकिस्तान ने पहले एक बार बैटिंग किया, उन्होंने वही किया। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग किया, उन्होंने इसी तरह से किया। तो आपकी जो टीम थिंक टैंक होता है, ये उसका काम होता है कि आपके आंकड़े आपके प्लेयर्स को देना, उनको दिशा निर्देश देना कि आप अगर वहां जाएंगे तो कैसे खेलेंगे। हर प्लेयर का रोल डिफाइन होना चाहिए कि आप वहां जा रहे हैं तो आपको इतने ओवर में इतने रन बनाने हैं। कंडीशन अगर डिफिकल्ट है तो आपको रुककर खेलना है, सिंगल्स एंड डबल्स में खेलना है, बड़े शॉट नहीं मारने हैं। आप 1s एंड 2s में भी अगर रन बनाएंगे तो पहले 10 ओवरों में 60-70 रन बनते हैं, और उसके बाद में अगर आप विकेट आपके हाथ में है तो हमने देखा किस तरीके से 130 रन बने, किस तरीके से 113 रन बने। लास्ट ओवरों में अगर आपके पास विकेट इन हैंड है और आपके सेट बैट्समैन है तो आप आराम से इतना कॉम्पिटिटिव स्कोर खड़ा कर सकते हैं जो एक अच्छी विकेट के ऊपर आप रेगुलर करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ गाइडेंस थी कि पहला मैच हो सकता है हमको नहीं पता था, कंडीशन ऐसी हैं, हम उसके जाल में फंस कर आ गए, पर अगले मैच के लिए आपके पास कोई प्लान ही नहीं था। आप जिस तरीके से पहला मैच हारे, उससे भी और घटिया तरीके से दूसरा मैच हारे। 6 दिन की गैप थी आपके पास, जबकि 1 वीक था आपके पास ऑलमोस्ट प्रिपरेशन के लिए, और आपने 1 वीक में कुछ भी नहीं किया। और आपकी टीम का देखिए क्या होता है, प्लेयर्स जो होते हैं वो कंडीशन के हिसाब से उनको इतना ये ध्यान नहीं रहता, पर आपकी जो स्टैटिस्टिशियन हैं, जो आपके कोचेज हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा खेलना चाहिए। और टीम मैनेजमेंट में आपको ये बोला जाता है कि अगर कोई कंडीशंस चेंज हैं तो बल्लेबाजी का क्रम भी चेंज होगा।
उस हिसाब से हम उनको खिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लैक ऑफ इनिशिएटिव और बहुत स्लगिश बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि जैसे हम डाउन हैं, डस्टेड हैं, थके हुए हैं, पता नहीं हम लोग कितना कुछ क्रिकेट खेल कर चले आए हैं, क्या कर कर आए हैं। कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा था कि ये वो टीम है जो चैंपियन है और किसी दिन भी किसी को बुरी तरीके से मार देती है। सर यहाँ पर एक बड़ा अपडेट आया है क्योंकि भारत का नामीबिया के साथ मैच शुरू होने वाला है, लेकिन यहाँ पर विराट कोहली जो महत्वपूर्ण मुकाबलों में टॉस के मामले में अनलकी साबित हुए थे, उसके बर्थडे के बाद से विराट कोहली अब लकी हैं और आज फिर एक बार उन्होंने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला लिया। यानी कहीं ना कहीं जैसे हमने उस दिन भी कहा था कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और अब पछताए हो क्या जब न्यूजीलैंड जीत गई मैच। तो ये कहीं ना कहीं समस्या भारतीय टीम के साथ में रही है कि टॉस का जो फैक्टर रहा है, कंडीशंस आधारित फैक्टर जो रहा है, उसमें भारतीय टीम मुख्य मुकाबलों में कहीं ना कहीं अनलकी साबित हुई है। लेकिन बात यहाँ पर विराट कोहली की करते हैं। एक बतौर क्रिकेटर विराट कोहली की तारीफ करना तो सूरज को दिया दिखाने के समान होगी, क्योंकि ये उनके रिकॉर्ड बोल रहे हैं। लेकिन कैप्टन के तौर पर विराट कोहली कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए उतने ज्यादा भाग्यशाली नहीं साबित हुए, और उन टूर्नामेंट्स में जो आईसीसी के हों या बड़े टूर्नामेंट कहे जाते हैं, उसमें विराट कोहली की कप्तानी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो उम्मीदें हैं उससे मायूस करती हुई दिखाई दे रही। सर क्या कहेंगे? देखिए अभिषेक, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि उनकी कैप्टेंसी में हम लोग अच्छा नहीं कर पाए। ऑन मैच ऊपर उठकर आए हैं, उनमें 3 स्टेजेस में इसको मानता हूं। पहली स्टेज में मैं मानता हूं जब सौरव गांगुली थे, उन्होंने आके टीम बिल्डिंग का काम चालू किया और उन्होंने आकर पहले दिखाना चालू किया कि हम इंडियंस बहुत सबड्यूड होते थे। उनसे पहले सीरीज में देखेंगे तो हमारे पास में सिर्फ मीडियम पेसर्स होते थे जो 1-2 ओवर डालते थे, और 2 ओवर के बाद में हल्की सी बॉल रफ हुई और हमारे स्पिनर्स आ जाते थे, हमारे स्पिनर बॉलिंग करते थे नई बॉल के साथ में। और कभी भी आप कंडीशंस टेस्ट मैच में या व्हाइट बॉल के साथ, अब हम खेल रहे हैं 50 ओवर्स, इनमें अगर आपको नई बॉल यूज अगर आप मीडियम फास्ट बॉलर्स के साथ हैं या सीमर्स के साथ नहीं करेंगे तो आपकी टीम बैकफुट पे रहेगी। परंतु उसके बाद में जैसे सौरव गांगुली आए तो हम लोग बहुत डरे डरे से सहमे से रहते थे कि ऑस्ट्रेलिया में जाते थे तो खूब गाली बकते थे वो लोग, स्लेजिंग होती थी और डरा चमका के रखते थे। पहली बार ऐसा लगा जब सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ आए, तो उस समय कि किस तरीके से आप रिटेलिएट कर सकते हैं, आप सामने वाले को वापस से जो भी वो बोलते थे उसका जवाब देते थे। कि ऐसा करने के साथ साथ कि उससे क्रिकेट थोड़ा एग्रेसिव होना चालू हुआ। और सौरव गांगुली से जब MS धोनी ने टेक ओवर किया तो एक नई टीम बनना चालू हुई हमारी, जिसके तहत हम एक वर्ल्ड मैप के ऊपर आने लगे। और उसके MSD से जब विराट कोहली ने लिया तो आप देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में कोई एशियन टीम ने टेस्ट सीरीज जीती हो। पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया ने 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड में जीते हों। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। तो विराट ने कैप्टनसी नो डाउट अच्छी करी। और जहां तक बैटिंग की सवाल है तो मैं बार बार कहता चला आया हूं और आपने भी कहा कि उनकी बैटिंग से रिलेटेड और उनके क्रिकेटिंग कैरियर से लेकर किसी को भी कोई ग्रजेस या कोई भी कंप्लेंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो 33 साल के हुए हैं, कहीं पे भी उनके फिटनेस को देखते हुए 4 साल 5 साल हमको लगता है क्रिकेट उनमें बाकी है। अभी हम पाकिस्तान के शोएब मलिक को देखें, 39 ईयर्स के हैं। कल उन्होंने किस तरीके से 18 बॉल के ऊपर 54 करके KL राहुल के साथ में फास्टेस्ट 50 इस वर्ल्ड कप की 18 बॉल के ऊपर बनाई। KL राहुल ने भी 18 में बनाई थी, इन्होंने भी 18 में, दोनों ज्वाइंट रिकॉर्ड होल्डर हो गए हैं। वो कितना अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, कितने फिट हैं। तो अभी उस हिसाब से 6 साल बाकी हैं। चलिए इंजरी प्रोन भी मानते हैं, या मान लीजिए जो बड़े प्लेयर होते हैं वो पहले ही अपना जूता खूंटी पे टांग देते हैं कि साहब मैं रिटायरमेंट लूंगा, हम वो भी मान ले तो 4 साल 5 साल अभी क्रिकेट उनमें बाकी है। वो 5 साल तक अगर विराट कोहली जिस तरह का क्रिकेट खेलते हैं वो खेलते रहेंगे तो मुझे लगता है कि वो जो रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं, जो बन रहे हैं उनके, वो लगभग असंभव हो जाएगा किसी आने वाले क्रिकेटर को उनको ब्रेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि पहले जो था वो टेक्निकली क्रैक प्लेयर हम सब में थे। अब फटाफट क्रिकेट ने आके वो टेक्निक को तो कहीं एक साइड पे रख दिया है। आपको उठाकर मारना है, आपके ऊपर प्रेशर है, ज्यादा रन बनाने, आप टेक्निकली वो शॉट नहीं खेल सकते हैं। आप टेस्ट मैच है अगर आज देखेंगे तो कोई टेस्ट मैच ड्रॉ ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब फटाफट क्रिकेट खेलने में लगे हुए हैं और वहां हमको दिखाया नहीं जाता कि बॉल को छोड़ना भी है।
आप शोल्डर ऑन नहीं करेंगे, बॉल को छोड़ेंगे नहीं, नई बॉल की शाइन जब तक नहीं जाएगी, बॉल जब पुरानी नहीं होगी, तब तक आप उसमें रन नहीं बना पाएंगे। वहीं पे देखते हैं हम कि छठी स्टंप पे, सातवीं स्टंप पे जहाँ बॉल है, हमने देखा इंडियन बैट्समैन जीतते थे, वहां पे हमने रोहित शर्मा को देखा कि वहां पे बल्ला अड़ा रहे हैं, हमने विराट कोहली को इवन देखा कि वो सातवीं स्टंप पे जाके बल्ला अड़ा रहे हैं और स्लिप्स में जाकर कैच हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो फटाफट क्रिकेट है वो टेक्निकली आपको खराब कर रही है। आप जो कॉपी बुक क्रिकेट खेलते थे वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। अब तो इम्प्रोवाइजेशन है कि आप किस तरह से थर्ड मैन पे छक्का मारेंगे, किस तरह से आप कवर्स के ऊपर सिक्स मारेंगे, किस तरह से आप रिवर्स स्वीप करेंगे, वो सारे शॉट्स आज खेले जाते हैं जो क्रिकेट बुक ऑफ प्लेइंग में है ही नहीं है। कि जो बताया जाता है कि ऐसा स्ट्रोक होगा, वो स्ट्रोक होते ही नहीं है। नए नए स्ट्रोक्स का इन्वेंशन हो रहा है। धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट बनाया, वो कहीं से कहीं तक कभी था ही नहीं कि इस तरह का कोई शॉट हो सकता है। जयसूर्या ने आके 6 ओवर को किस तरह से एक्सप्लॉइट करना है, कालो वितरना ने ये दिखाया कि किस तरह से मार मार के आप हवा में मारिए और 6-6 रन बनाइए, 4-4 रन बनाइए, सिंगल लेने की आपको जरूरत ही नहीं। तो क्रिकेट बहुत सारा चेंज हो चुका है। और जहां तक विराट की कप्तानी का सवाल है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंसिडेंसेस ऐसे जरूर रहे जहां प्रोएक्टिव बॉलिंग चेंजेस होना चाहिए, प्रोएक्टिव फील्डिंग चेंजेस होना चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूं कि वो कुछ इंसिडेंसेस में ऐसा हुआ है कि वहां वो नहीं कर पाए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो एक कप्तान अच्छे नहीं थे। कप्तान डेफिनेटली वो बहुत अच्छे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अभी भी टेस्ट क्रिकेट में और डे क्रिकेट में जो 50 ओवर व्हाइट बॉल टूर्नामेंट मैचेस होंगे और जो हमारे टेस्ट मैचेस होंगे, उनमें कप्तानी अभी उनके पास ही रहने वाली है। एक थोड़ा सा डिबेट जरूर चल रहा है कि जिस कैप्टन को 2020 दिया जाए उसी को ही 50 ओवर भी दिया जाए। देखते हैं आगे जाके नतीजा क्या होता है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टेस्ट कैप्टेंसी जो है वो अभी भी विराट कोहली के पास ही रहने वाली है। वैसे सर, जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब आपने कहीं ना कहीं कंडीशंस को लेकर काफी बातें की थी और इस बात की तरफ इशारा किया था कि टॉस बिग बॉस रहने वाला है, और वही हमने देखा, वही हमने महसूस किया। और कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए वो टॉस फैक्टर बहुत ज्यादा मायने रखा। और मैं चाहूंगा सर, क्योंकि आप एक क्रिकेटर के तौर पे बॉलर भी रहे हैं, क्या वजह होती है जब बहुत ज्यादा हम देखें कि ओस हो जाती है, तो गेंदबाज के समय क्या दिक्कत गेंदबाज फेस करता है जिसके कारण कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को एडवांटेज मिलता है? देखिए, दो तरह से बॉलर हमारे इसमें खेलते हैं। एक मीडियम फास्ट खेलते हैं, सीमर्स हम बोलते हैं, और एक स्पिनर्स होते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि ये बॉल जो है, इस बॉल को जब तक ये सूखी रहेगी तब तक हम इसको प्रॉपर होल्ड कर सकेंगे और उसको उस तरीके से जैसा हम बॉलिंग करना चाहते हैं हम कर पाएंगे। जब ये गीली हो जाती है, तो गीली होने के बाद में आपने देखा होगा कि मोस्टली प्लेयर बैक में एक टॉवल लगा कर रखते हैं। वो टॉवल सिर्फ इसी रहता है कि किस तरीके से इसको मॉप अप करके सुखा दिया जाए। ये बाहर से सीम पर क्या रहता है, ये सीम में जब मॉइस्चर आ जाता है आपको पकड़ने में प्रॉब्लम आती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बॉल बैट्समैन के सीने तक आती है, ऊपर आती है, उसको हम लोग बीमर बोलते हैं। वो इलीगल डिलीवरी होती है, वो अलाउड नहीं है। वो कोई बॉलर जानबूझकर नहीं करता है। जब बॉल गीला होगा और आप उसको मारने की कोशिश करेंगे तो ये हाथ से छूटती है बॉल, और छूटने के बाद में वो जो पिच करना चाहिए ना करते हैं, तो फुल टॉस जाती है या आपके चेस्ट साइड जाती है, जिसको हम लोग बीमर्स बोलते हैं। और वो बहुत ही डेंजरस होती है, किसी को भी लग सकती है और बुरी तरह से घायल कर सकती है। पर उस समय बॉलर के हाथ में कुछ होता नहीं। एक स्पिनर की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी होती है इस बॉल को घुमाना। जब बॉल को हम रोटेशन देंगे, लेग स्पिनर जो है वो इस तरह से रोटेट करता, तो ऑफ स्पिनर उसको ऐसे इस तरह से घुमाता, बॉल ये रोटेशन होती है। पर अगर बॉल गीला होगा और आप उसको घुमा ही नहीं पाएंगे तो स्पिन कहां से करेंगे? तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और खास तौर पे उन कंट्रीज में जिसमें इवनिंग में ड्यू होता है, मुझे लगता है आईसीसी को कहीं ना कहीं इन सब चीजों को ध्यान रखना होगा कि यहां तो टूर्नामेंट जब होता है उसको आप इस तरीके से प्लान करें कि शाम को जब ड्यू फॉल होता है उससे पहले पहले वो मैचेस खत्म हो जाएं। अन्यथा नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा नियम लाएं ताकि एक ही टीम को पूरा डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप दोनों इनिंग में टॉस करें, 10-10 ओवर की 2-2 इनिंग रखें, उसको 20 ओवर करने के बजाय 10-10 ओवर। अभी क्रिकेट ऑलरेडी हो ही रहा है। आप कहीं ना कहीं हम लोग लीड कर रहे हैं कि आगे 10-10 होगा, तो मुझे लगता है ये वाली प्रॉब्लम जो है, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है कि 10 ओवर के बाद ही ड्यू फॉल स्टार्ट होता है। तो 10 ओवर तो आपकी बॉल अच्छी रहती है, 10 ओवर जब आपके पास गीली होती है उस समय आपको इतने सारे रन पड़ते हैं और आपको कोई विकेट भी नहीं मिलता है। हमने देखा इंडिया की वही बॉलिंग लाइनअप जिसने 10-10 विकेट हर एक मैच में ले रही है, वो पहले 2 मैचेस में 40 ओवर करके सिर्फ 2 विकेट ले पाए। क्यों? वही बॉलिंग है,
कोई नया बॉलर नहीं आया है, वही बॉलर आपके बॉलिंग कर रहे हैं, वही बॉलर आपको विकेट्स दिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सूखी बॉल के साथ में बॉलिंग करने को मिल रही। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आईसीसी को इन पर्टिकुलर नियम के ऊपर और इसके बिना डीआरएस जो है, डीआरएस भी एक विवादों का विषय है कि डीआरएस में भी आपको कुछ चेंजेस लाने होंगे ताकि बॉलर्स के फेवर में कुछ तो रहे। एक बॉलर जो अच्छी बॉलिंग करता है और बैट्समैन को मालूम है कि अच्छा बॉलर है, वो ऑप्शन से बाहर पैड अप करते हैं, ऑप्शन से बाहर जाएंगे। अगर इंपैक्ट आपका ऑप्शन से बाहर है और बॉल इन स्विंगर आ रही है और आपके विकेट पे हिट कर रही है जाके, तो वो नेट आउट दिया जाएगा। लेग स्टंप से बाहर हम मानते हैं कि ठीक है, लेग स्टंप के बाहर अगर लेफ्ट आर्म कोई भी आपको ओवर द विकेट बॉलिंग करेगा, वो लेग स्टंप से बाहर पड़ेगी, वो एक लॉ है, वो पहले से चला आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर ऑफ स्टंप के बाहर अगर बॉल इन स्विंगर है और इंपैक्ट आपका ऑफ स्टंप से बाहर आ रहा है, तो मुझे लगता है बॉलर के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ है। इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आईसीसी को कंसीडर करनी होगी ताकि इस क्रिकेट को और रोमांचक बनाया जाए और इसको ग्लोबली फैलाया जाए और थोड़ा फेयर भी हो जाए, दोनों टीम के लिए फेयर हो जाए, दोनों टीमों के लिए फेयर हो जाए और कहीं ना कहीं उससे मुकाबला और रोमांच जो है वो भी चार चांद लगाने वाला होगा। लेकिन बात करते हैं पाकिस्तान टीम की। इस टूर्नामेंट में ये टीम पूरी तरीके से बदली हुई दिखाई दी है। उम्मीदें नहीं थी किसी को कि ये टीम जिस तरीके से संकट से घिरी हुई दिखाई दे रही थी, जो रुतबा लगातार इस टीम का घटता जा रहा था क्रिकेट की दुनिया में, लेकिन ये टूर्नामेंट कहीं ना कहीं उन सभी परेशानियों के बीच इस टीम के लिए संजीवनी जैसी साबित हुई है। रुतबा भी हासिल किया है और कई इतिहास भी बदलकर इस टीम ने रख दिए हैं। सर बिल्कुल ठीक बात है। जहां तक हम देखें, जो उनकी प्रेपरेशन थी वर्ल्ड कप के लिए वो प्रॉपर नहीं हो पाई। जो टीमें टूर कर रही थी, इंग्लैंड टूर कर रही थी, न्यूजीलैंड टूर कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया टूर कर रही थी, और उन्होंने आने से मना कर दिया कि न्यूजीलैंड जिस दिन वनडे खेलने वाली थी उसी दिन मैच से 5 घंटे पहले जिस जगह वो रुके हुए थे उसके पास में एक सुसाइड बॉम्बर अटैक हुआ, जिससे उस बिल्डिंग के ग्लासेस टूट के कुछ प्लेयर के फोरहेड में लगे और उन्होंने इमीडिएटली वो टूर को कैंसिल किया और वो टीम वापस चले गए। और एक बार उनको देखने के बाद बाकी जो टीमें थी ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी थ्रेट के कारण से वो लोग नहीं गए, तो उनकी एक प्रिपरेशन वो प्रॉपर नहीं हो पाई। और उनके जो लोकल टूर्नामेंट वो लोग खेलते हैं उन्होंने भी उसको एक्सटेंड किया था क्योंकि ये टीम्स आने वाली थी और वो टीम भी नहीं आई, टूर्नामेंट भी नहीं हो पाया, प्रिपरेशन भी अच्छा नहीं, तो हम सोच रहे थे कहीं ना कहीं अंडरडन है। परंतु तारीफ करनी होगी बाबर आजम की आर्मी की कि उन्होंने जिस तरीके से ये इस टूर्नामेंट में तैयारी करी, और मैं तो क्रेडिट इसका पूरा जो है उनके जो दो, एक बैटिंग कंसल्टेंट और एक बॉलिंग कंसल्टेंट हैं। मैथ्यू हेडन हैं जो उनके बैटिंग कंसल्टेंट हैं और फिनलैंडर हैं साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर जो उनके बॉलिंग कंसल्टेंट हैं। उन दोनों ने टीमों को, अपनी टीम को उस तरीके से तैयार किया है, आइडेंटिफाई किया है कि हर प्लेयर को कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रोल दिया गया है और वो हर प्लेयर अपना उसी में अपने हिसाब से बेस्ट ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे रहा है। पहली टीम है दोनों ग्रुप में, ग्रुप ए और ग्रुप बी में 1 और 2 में, कि जिसने सारे मैचेस जीते हैं, 10 पॉइंट बनाए हैं। इसके बिना तीनों जो क्वालिफाई हुए हैं और चौथी जो साउथ अफ्रीका बाहर हुई है, इन सब ने 8-8 पॉइंट बनाए, एक मैच हारा। पाकिस्तान ने कोई मैच नहीं हारा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि 5 मैच जीते और 5 में मैन ऑफ द मैच जो था वो 5 डिफरेंट प्लेयर थे, कि ऐसा नहीं था कि किसी एक प्लेयर के दम के ऊपर पाकिस्तान जीत रही थी। 5 मैच 5 अलग प्लेयर जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया और 5 डिफरेंटों को ही प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिले। अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और जो उनके कैप्टन हैं बाबर आजम, शोएब मलिक पहले 15 में वो नहीं थे और उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं, मुझे शोएब मलिक चाहिए। और हमने देखा किस तरीके से 2-3 मैचेस में शोएब मलिक ने जैसी बैटिंग करी है। कल भी जब लग रहा था कि मैच फंस रहा है और रन ज्यादा नहीं बनेंगे, वो आए और 18 बॉलों में 54 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के मारे उन्होंने। हफीज देखिए वो कितनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। आप एक प्लेयर को बात करेंगे, आसिफ की बात करिए, एक ही ओवर में आए, 24 रन चाहिए थे, मार के खत्म कर दिया। और कितना कॉन्फिडेंस है उनमें। उन्होंने अपने साथ हफीज थे तो उनको बोले कि मैं उनसे बोल रहा था कि भाईजान आप रहने दीजिए, आप सिंगल मत लीजिए, मैं अगले ओवर में, आगे बाउंड्री छोटी है, मैं अगले ओवर में मैच खत्म कर दूंगा। कितने बड़े कॉन्फिडेंस की बात है कि एक यंगस्टर है जो आता है और अपने सीनियर प्लेयर को बोलता है कि आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस मैच को खत्म कर दूंगा। और किया भी उसने, 4 छक्के मारे एक ओवर में और मैच खत्म हो गए। तो आपके पास इस तरह की टीम चाहिए जो खुलकर खेलती हो, उसको मालूम है किस सिचुएशन पे खेलना, और उनके पास में उतना टैलेंट होना चाहिए
पाकिस्तान में फिजिकली वो लोग स्ट्रांग हैं सारे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पठान है सब, लंबे तगड़े हैं, चौड़े हैं, ताकत बहुत है। और क्रिकेट के नाम से तो हम देख चुके हैं किस तरह से इमरान खान थे, क्या किस तरीके से हम जावेद मियांदाद को देखते थे, वसीम अकरम को किसी देखते तरह थे, से वसीम अकरम, स्पिनर में सकलेन मुश्ताक को देखते थे। आप नाम देखिए पुराने जितने भी थे, जहीर अब्बास थे, उनके बल्लेबाज थे जो हमारे से आउट ही नहीं होते थे। तो ऐसे ऐसे ही उनके पास में टैलेंट क्रिकेटिंग रहे हैं कि पाकिस्तान हैज डन वंडर्स इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड। और जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं बहुत डोमिनेटिंग, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है ये कि क्रिकेट को बढ़ावा देखने से मिलता है। और हम वैसे भी आईसीसी की रैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपने घर में इतनी डिस्टर्ब कंडीशन होने के बाद में भी वो जहां जहां ट्रेवल किए हैं, उन्हें T20 में वो विनर ही रहे हैं। तो T20 की स्पेशलिस्ट टीम तो वो है ही है। तो स्पेशलिस्ट टीम है, लेकिन बात होती है प्रतिभाओं को आगे लाने की। तो कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट के बाद अब जब न्यूजीलैंड भारत का दौरा करेगी तो उम्मीद की जा रही है कि टीम में खासे परिवर्तन देखने को मिलेंगे और कई यंगस्टर जो बेंच स्टैंड को मजबूत कर रहे हैं वो इस टीम में दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ इंदौर के लिए भी गौरव का क्षण हो सकता है क्योंकि वेंकटेश अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़ टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। वेंकटेश अय्यर हमारे इंदौर के और उसके साथ साथ आवेश खान के नाम की भी संभावना चल रही है। तेज गेंदबाज हैं और अपनी प्रतिभा का जोहर वो आईपीएल में दिखा चुके हैं। सर, इंदौर भी कहीं ना कहीं अब राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम के क्षितिज पर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात की संभावना बहुत प्रगाढ़ हो चुकी है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। हमने देखा आईपीएल में हमारे 3 प्लेयर आवेश खान जो हैं उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया, केकेआर के लिए वेंकटेश अय्यर ने किया, आरसीबी के लिए रजत पाटीदार खेले। तो 3 यंगस्टर ने आकर एक स्पार्क ला दिया है मध्य प्रदेश की क्रिकेट में। और उनको देखते देखिए, जो जब आप में से कुछ लोग खेलने जाते हैं तो आपके साथी खिलाड़ी जो होते हैं उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि देखिए ये हमारे में से खेले हुए हैं, ये खेल रहे हैं, हम क्यों नहीं खेल सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन लेवल जो है वो अप होता है, आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और आने वाले लोगों के लिए भी। और बाकी जो टीमें होती हैं वो भी जब एक प्लेयर जाता है तो वो कहीं ना कहीं सीरियस होती है कि नहीं, मध्य प्रदेश में एक सीरियस क्रिकेट होता है, 3 बच्चे अगर इतना अच्छा कर रहे हो और भी होंगे। और जबकि 2 नई फ्रेंचाइजी आ रही हैं तो मुझे लगता है कि हमारे यंगस्टर के लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है और इनमें से बहुत सारे लोग और पिक किए जाएंगे जो आपको आने वाले आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। और जहां तक अब देखिए, आज का दिन जो है वो विराट कोहली और रवि शास्त्री का दोनों की जोड़ी का T20 के साथ में लास्ट डे है इस जुगलबंदी का। ऑल्दो विराट जो है एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन जरूर खेलते रहेंगे आरसीबी की तरफ से। बाकी मुझे लगता नहीं है कि वो इंडिया की तरफ से वो इतना कीन होंगे 2020 खेलने के लिए। रवि शास्त्री और जो कोचिंग स्टाफ है उसमें से बहुत सारे लोगों के लिए एंड ऑफ रोड है कि उनका करियर खत्म हो चुका है, अब आगे उनको असाइनमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा एक बात की बात है, उनके लिए एक विदाई है। तो मुझे लगता है आज का दिन इंडियन टीम जो है एक अच्छे मार्जिन से मैच जीत के दोनों को अच्छी विदाई देना चाहेंगे कि आपका लास्ट मैच एज ए कैप्टन आपने खेला था और आप जीते वहां पर। जहां तक हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के 3 प्लेयर की, और जहां तक आवेश खान का हमको सुनने में आ रहा है, वेंकटेश का सुनने में आ रहा है कि जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 17 तारीख से T20 टूर्नामेंट चालू होगा, उस टूर्नामेंट में इनके कहीं ना कहीं खेलने की संभावना है। देखिए, जब आपके पास पुरानी टीम होती है तो वो टीम एक स्टैग्नेंट टाइप हो जाती है कि वही प्लेयर हैं, वही खेलते हैं। उनके बीच में अगर यंगस्टर का मिश्रण होगा, आप नए बच्चों को लाएंगे, ड्राफ्ट करेंगे, वो एनर्जी लाते हैं, वो नई टेक्निक्स लाते हैं। एक नए लोग होते हैं जिनके बारे में ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा नहीं जानती है, वो कहीं ना कहीं यंग ब्लड जो है बोलता है चेंज ऑफ लक लाते हैं, चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी लाते हैं। तो आप, और ऊपर से जब कोच भी नए आ रहे हैं, राहुल द्रविड़ जो है वो असाइनमेंट संभाल रहे हैं। ये 17 तारीख से जो T20 टूर्नामेंट होगा इंडिया में न्यूजीलैंड के साथ में, तो जब वो आएंगे तो क्योंकि उन्होंने अंडर 19 टीम को देखा है, इंडिया ए टीम को देखा है, एनसीए के साथ में रहे हैं वो, तो जो बच्चों को उन्होंने यंगस्टर को देखा है तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में पिक होगा कि ये बच्चा अच्छा खेलता है, इसका टैलेंट अच्छा है, ये बहुत लंबा चल सकता है, ये इंडियन क्रिकेट को सर्व कर सकता है। तो बहुत सारी चेंजेस हमको देखने को मिल सकती हैं। और ये चेंजेस आने का मतलब ये है कि जो प्लेयर स्टैग्नेंट हो चुके हैं, जो ये मानते हैं कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और मेरा तो पक्का खेलना ही खेलना है, कहीं ना कहीं वो भी शेक होंगे और उनको अलर्ट होना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा कि परफॉर्म नहीं करूंगा तो मेरे पास बेंच स्ट्रेंथ इतने सारे लोग बैठे जो आकर खेलेंगे।
तो एक अच्छा साइन है। एंड हम राहुल द्रविड़ को ऑल द वेरी बेस्ट बोलते हैं कि वो अपनी नया चार्ज संभालें और एक फ्रेश थिंकिंग, एक फ्रेश टीम, और इसी पर्टिकुलर टीम के साथ में जो नीतियां चेंज होती हैं, जब कोच चेंज होता है, सोच चेंज होती है, और कहीं ना कहीं अच्छी चीज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छी चीज की तरफ आगे बढ़े। और आज मुकाबले में फेवरेट टीम की बात कर लेते हैं सर। वैसे तो विदाई के लिहाज से महत्वपूर्ण मुकाबला मान सकते हैं हम इसको। नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात यह है कि टॉस था, टॉस कप्तान ने सेकंड टाइम लकी इन द वर्ल्ड कप क्या कि टॉस जीता है फिर से उन्होंने। 3 टॉस हारने के बाद में 2 लगातार टॉस जीते हैं, और इससे अच्छा काम नहीं हो सकता कि जो थोड़ा सा आपके लिए बैड लक लग रहा था वो आपको जाते जाते वो टॉस ने भी साथ देना चालू किया कि ठीक है विराट जी, हम भी आपके साथ हैं। हम बार बार कहते हैं कि टॉस यूएई में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कैप्टन टॉस जीतता है वो उस विकेट का बेस्ट यूज करता है, उन कंडीशंस का बेस्ट यूज करता है। टॉस जीतने के बाद में फील्डिंग ली है, और नामीबिया के साथ मैच है। टीम एसोसिएट कंट्रीज की डेड रबर है ये, पर डेड रबर में भी एसोसिएट कंट्रीज के लिए कुछ डेड रबर नाम की चीज नहीं होती, क्योंकि उनको इतनी बड़ी टीम के साथ मैच खेलने को नहीं मिलता। उनके लिए इंपॉर्टेंट डे है। इंडिया के लिए इन टर्म्स ऑफ टूर्नामेंट कुछ नहीं है, कर्टन्स हैं, हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकते हैं, हम ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, परंतु कहीं ना कहीं प्राइड एक जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं क्रिकेटिंग वर्ल्ड को दिखाने की ये है कि हमने वो 2 मैच जो थे कंडीशन में फंसकर हारे हैं, पर हमारा क्रिकेट का दर्जा ये है, लेवल ये है, हम इस तरह का क्रिकेट खेलते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया आज थम्पिंग विक्ट्री करेगी। बड़ी जीत की आशा है, और कहीं ना कहीं भले ही औपचारिक मुकाबला हो टूर्नामेंट के लिहाज से भारतीय टीम के लिए, लेकिन अपना लेवल, अपना क्लास दिखाने के लिए टीम पूरी शिद्दत के साथ मैदान में उतरेगी। और खासतौर पर विराट कोहली, क्योंकि T20 फॉर्मेट में बतौर कप्तान उनका ये संभवतः अंतिम मुकाबला है। अब भविष्य में क्या होता है वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन इतना जरूर है कि विराट कोहली के लिए आज का मुकाबला T20 के लिए बतौर कप्तान आखिरी है। और अब हम उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली जब एक बैट्समैन के तौर पर, एक खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल होकर मैदान पर उतरेंगे, तो हमें कोहली की उस विराट प्रतिभा के दर्शन लगातार होते रहेंगे, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, क्योंकि अतिरिक्त दबाव जो है कप्तानी का उन पर दिखाई नहीं देगा। फिलहाल सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, इसके साथ साथ अभी देखिए सेमीफाइनल की भी टीमें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, और 2 सेमीफाइनल खेले जाएंगे। जो पहला वाला सेमीफाइनल है वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ खेला जाएगा 10 तारीख को अबू धाबी में, और दूसरा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में 11 नवंबर को खेला जाएगा दुबई में। तो इन 2 टीमों में से जो जीतेंगी उनका फाइनल फिर होगा। तो ऑलरेडी आप क्रिकेट का कैलेंडर बिल्कुल फिक्स हो चुका है, जो टीमें क्वालिफाई करनी चाहिए कर चुकी हैं, और 10 और 11 तारीख को फिर से अच्छे मुकाबले अपने को देखने को मिलेंगे कि एक बेस्ट टीम्स जो डिजर्व करती हैं इस टूर्नामेंट में ऊपर आगे बढ़ने के लिए वो हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड के लिए थोड़ा ईजियर मैच है कि न्यूजीलैंड इन चारों में से थोड़ी सी वीकर टीम दिख रही है, पर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मुकाबला बहुत कांटे की टक्कर होनी चाहिए, और फिर इन 2 में से जो जीतेंगे ऑब्वियसली द बेस्ट मैच हमको देखने को मिलेगा। बेस्ट मैच देखने को मिलेंगे, क्योंकि भले ही भारतीय टीम अब इस टूर्नामेंट में दिखाई नहीं देगी, लेकिन इतना जरूर है कि क्रिकेट फैंस के लिए रोमांच का जो प्रदर्शन है वो जरूर जारी रहने वाला है, जैसे कि हमारे शो में जारी रहता है। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोइरा सरिया हर न्यूज की धड़कन में इतना ही, लेकिन डिजियाना न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए, नमस्कार। India win! Mahendra Singh Dhoni gets the award. T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोइरा सरिया। हर नींव की धड़कन मोइरा सरिया CRS की शक्ति के साथ।